Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, Nilza, Stanzin, Sering. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मुझे ये याद दिलाइए कि मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था। लास्ट डिस्कशन हमारा क्या हुआ था? Magnetic field at axial point of circular loop. Okay, magnetic field at axial point of circular loop. We have derived the result. और उसमें रिजल्ट जो आया होगा हमारा आया था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल टू द पावर 3/2। यही रिजल्ट आया था। एंड ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का जो फॉर्मूला आया था वो आया होगा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, राइट, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर टू द होल टू द पावर 3/2। This is the formula for the magnetic field for a single turn. If you have a single turn of that loop, तो ये होगा। और for n turns क्या होगा सर? What will be the formula for n turns? तो n turns के लिए magnetic field will be equal to n into mu naught I into r square divided by twice of r square plus of a square to the whole power 3/2। समझ में आई बात? यस इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा, इस ये फॉर्मूला आपने सही ड्राइव किया या नहीं वो भी आप समझ सकते हो। देखो, आपको मालूम है कि अगर मैं ये ए स्क्वायर मैंने लिख दिया तो ए स्क्वायर तुमने यस सर कह दिया, ए स्क्वायर नहीं, एक्स हम लोगों ने एक्स लेके सॉल्व किया था ना शायद, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख लो, कंफ्यूज मत हो। अच्छा, याद करो कि अगर मैं ये सेंटर से ये डिस्टेंस एक्स था, है ना, सेंटर से दिस डिस्टेंस वाज एक्स, ये हमारा डिस्टेंस था फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं एक्स को 0 कर दूं तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा? At which point we will reach if Center we of make circle. x 0? Obviously center पे। तो if you make the x 0 in this formula, तो magnetic field क्या हो जाएगा? mu naught into I into r square divided by twice of x 0 हो गया तो r square to the whole पे power 3/2, तो square whole to the power 3/2, this 2 and 2 can get cancel out। तो magnetic field is equal to mu naught I r square divided by twice of r cube। ठीक है, ये आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी द फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। क्या यही फॉर्मूला था एट द सेंटर? है ना, सेंटर पे यही फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई बाय 2r एंड स्टिल वी आर गेटिंग दैट। इसका मतलब जो हमने पढ़ा बिल्कुल सही है कि एक्सियल पॉइंट वाले फॉर्मूले में अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, इफ वी प्लेस x एज 0, तो हमारा वही फॉर्मूला आ जाना चाहिए जो फॉर्मूला हमने कहां पे पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का। क्लियर? पहली बात तो ये है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर इस फॉर्मूले में, बेटा हाना बोल, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? इस फॉर्मूले में म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल पे पावर 3/2। अगर इस वाले फॉर्मूले में आप इस बात को ऑब्जर्व करिए कि इन दिस फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं एक्स को 0 कर दूं, व्हेन एक्स इज 0, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी सर। सोच के देखिए, बिकॉज एक्स को अगर आपने 0 कर दिया तो जो डिनोमिनेटर है दैट वुड बी मिनिमम and the magnetic field will be maximum at the center, and the formula for that would be mu naught I by 2r। this will be the maximum value of magnetic field because देखो x की वैल्यू 0 कर दिया, तो x की वैल्यू 0 करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो रिजल्ट मैक्सिमम होगा। अब ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसी में एक बात के ये कहता हूं कि अगर मैं x को इंक्रीज करना शुरू करूं, इफ आई गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, तो with increase in x, what will happen to the magnetic field? Will it increase or will it decrease? अगर मैं x को increase करता जाऊं beyond 0, बढ़ाता जाऊं, तो what will happen to the magnetic field? Decrease, क्योंकि denominator बेटा बढ़ता जाएगा तो magnetic field will decrease। तो with the increase in x, magnetic field will decrease। Magnetic field will decrease obviously। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसे होगा? देखो, इसका ग्राफ आपको पूछा जा सकता है फॉर 1 मार्क। तो इसका ग्राफ देख लीजिए, b वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ फ्रॉम द सेंटर।
सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है एंड ऑन आइदर साइड, देखो ये अगर लूप है तो लूप का मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस साइड पे ही तो नहीं होगा ना, लूप के तो दोनों साइड पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब एक्सियल पॉइंट इज ऑन आइदर साइड ऑफ द लूप, दोनों साइड पे एक्सियल पॉइंट है आपके पास, है ना। तो हम अच्छा दोनों साइड पे फॉर्मूला इज सेम, दोनों साइड पे फॉर्मूला इज सेम, बट है तो दोनों ही साइड पे एक्सियल पॉइंट, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही साइड पे है और दोनों ही साइड पे वैरी कर रही होगी विद द एक्स। तो जैसा इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, वैसा ही इधर भी आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन विद द एक्स। डिड यू अंडरस्टैंड? एंड दिस विल बी द ग्राफ। समझ आई बात? जी एंड सर। दिस विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर। तो ग्राफ ड्रॉ करो, आगे बढ़ते हैं। Done. Very good. Moving on. Now we know the formula. Let us solve one or two questions based on the formula of axial point. एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इस एक्सियल पॉइंट से रिलेटेड। सर आपको क्वेश्चन ये बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि एक ये आपका सर्कुलर रिंग है एंड देन देयर वी हैव अनदर सर्कुलर रिंग, और ये दोनों के सेंटर दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, इन दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है ऐसे। ये वाला जो है इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और इस वाले का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, तो दैट रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दे टोल्ड यू दैट कि देयर इज अ करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन दिस, इसको लूप 1 कह लो, इसको लूप 2 कह लो। देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन दिस वे एंड द करंट, द वैल्यू ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। आपको बोला गया कि इस पॉइंट पे आई वांट द नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, ये पॉइंट O है and this is at a distance of 4 centimeter from the center of L1 and this is at a distance of 3 centimeter from the L2। हमें बोला गया कि नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट at O is equal to 0। ठीक है, ये 0 चाहिए मुझे। तो if this magnetic field at O should be equal to 0, तो आपको बताना है for this purpose find the magnitude and direction of current in loop 2। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए करंट का, किस में? लूप 2 में। ठीक है, करोगे? क्या हुआ? सर मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को 0 करना है, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को 0 करना है, तो O पॉइंट पे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप 1 and the magnetic field of loop 2 should be equal and opposite। what do you say बच्चों? क्या हुआ, मेरी आवाज जानी बंद हो गई? नो सर। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया? मैं क्वेश्चन वाला पार्ट इरेज कर दूं, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। Yes. यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अगर मुझे इफ आई वांट टू मेक द नेट मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0 फॉर बी नेट टू बी 0 0 एट O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, इसके लिए हमें एक बात मालूम है, BL1 मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट L2। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होने चाहिए। अच्छा दूसरी बात आप ये देखो सर, ये पॉइंट जहां पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 करना है दैट इज द एक्सियल पॉइंट, है ना, फॉर लूप 1 एज वेल एज लूप 2। इन दोनों के लिए ये वाला जो पॉइंट है वो एक्सियल ही तो है। ठीक है, फॉर लूप 1 एज वेल एज लूप 2 दोनों के लिए एक्सियल पॉइंट है। तो सर एक बात तो क्लियर हो गई कि मैं मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला यहां पर यूज करूंगा दैट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। मतलब आप लिखेंगे म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय करंट इन दिस व्हिच इज 1 इनटू द रेडियस, रेडियस का r स्क्वायर करते हैं तो याद रखिए 3 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। एम आई करेक्ट?
divided by 2 into r square plus of x square, मतलब 3 into 10 to the power minus 2 का square plus of 4 into 10 to the power minus 2 का square. Why are you multiplying it with 10 to the power minus 2? Because it is in centimeter and whole to the power कितना होगा 3 by 2. Is it right? Tell me yes or no. This Yes, must be equal to mu naught into the current. मान लो इसमें current I है, तो इसका करंट मल्टीप्लाइड बाय इसका रेडियस 4 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into, इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर इज द रेडियस प्लस इसके लिए जो x की वैल्यू है दैट इज 3, तो ये आपका आ जाएगा 3 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर टू द होल टू द पावर 3 by 2. तो अनडाउटेडली आपको ये पूरी कहानी से आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि डिनोमिनेटर इज गेटिंग कैंसल्ड आउट. म्यू नॉट गेट्स कैंसल्ड आउट बाय म्यू नॉट. करेक्ट है भाई, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा ना, और म्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा. तो रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल सॉल्व इट हियर. इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख लीजिए 9 into 10 to the power minus 4 ये आ जाएगा सर. ऑन द लेफ्ट साइड यू विल बी हैविंग 9 into 10 to the power minus 4 and on the right side you will be having 16 into 10 to the power minus 4 times of I. करेक्ट है. (10 to the power minus 4 cancels out, so I will be equal to 9 by 16 ampere. Is it clear? Tell me yes or no. yes, sir. ठीक है. अच्छा, कोई can anybody of you tell me कि what would be the direction of current in the second loop? Any one of you? देखो मैग्नीट्यूड वाइज दे मस्ट बी इक्वल, राइट, एंड डायरेक्शन वाइज तो दोनों ऑपोजिट होने चाहिए ना. मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है, डायरेक्शन वाइज दे शुड बी ऑपोजिट टू ईच अदर. तो मैंने आपको सर्कुलर लूप के केस में क्या बताया था? सर्कुलर लूप में हाउ डू यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हाउ डू यू डू दैट? इफ यू हैव सर्कुलर लूप, व्हाट इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द डायरेक्शन? Curl the fingers. Curl the fingers in the direction of current. आप ये इमेजिन करिए, मैं आपको ये वीडियो के फॉर्म में दिखाता हूं, शायद आपको मैं दिखा पाऊं. आप इस बात को इमेजिन करिए, एक मिनट, हाँ मैं शायद दिखाई दूंगा आपको. स्पॉटलाइट 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 दिखाई दे रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. तो देखिए इस वाले में आप देखिए, इस वाले में वो जो पहला वाला लूप है, लूप 1, इसमें करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे. ये वाली डायरेक्शन अगर आप देखें, इसको आप ये समझिए कि ये ऐसे रखा हुआ है लूप. ठीक है, ये लूप ऐसे रखा हुआ है, ऐसे. ठीक है, तो उसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, है ना, मतलब ऐसे. ठीक है, ऐसे का मतलब इसको आप क्या कह सकते हो? ये वाली डायरेक्शन अगर मैं क्लॉक को इधर रख दूं तो दिस डायरेक्शन वुड बी कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मतलब ये ऐसे जा रहा है. तो इसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे ड्यू टू दिस, तो द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू द लूप 1 वुड बी इन दिस डायरेक्शन. तो अगर लूप 1 की मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लूप 2 की मैग्नेटिक फील्ड किधर आनी चाहिए? अगर लूप 1 की मैग्नेटिक फील्ड Right. लेफ्ट की डायरेक्शन में है तो इट शुड बी राइट. अब राइट आने के लिए आपको नहीं लगता कि थंब शुड बी राइट, तो आपका जो फिंगर का कर्ल का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा. मतलब इसमें ऐसे आ जाएगा. देखो तो देखो, इफ यू आर कन्विंस्ड विद दिस, प्लीज चेक इट. भाई एक बात तो क्लियर है ना कि यू हैव टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोजिट करना है तो यू नीड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अगर पहले वाले में इफ इट इज गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इन द सेकंड केस इट शुड बी गोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एम आई राइट? Yes, sir. ओके, नोट करो, आगे बढ़ते हैं. Okay, now write the next topic, which is Ampere's Circuital's law. Write the name of the next topic, important topic, Ampere's Circuital's law. It's an important topic. ठीक है, इसी Ampere Circuital's law का application you will see in the case of solenoid,
एंड टोरॉइड, जो आपने सुना होगा कभी, सोलेनॉइड एंड टोरॉइडल सोलेनॉइड या टोरॉइड. And then we will study the second portion of this chapter, which would be related to the force. अभी जो हम पढ़ रहे हैं, these all are related to the magnetic field due to a current carrying wire or a loop. इसके बाद का जो नेक्स्ट पोर्शन आता है, that is the force due to the magnetic field. तो इस पोर्शन का लास्ट पार्ट, पहले पोर्शन का जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव कर रहे हैं, इसका लास्ट पार्ट है ये एम्पियर सर्किटल्स लॉ. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड आपको डायरेक्टली डेरिवेशन आपको एग्जाम में आता है, या इनफैक्ट आपको एम्पियर सर्किटल्स लॉ डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं. तो पहले तो हम समझते हैं ये है क्या. एम्पियर सर्किटल्स लॉ इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब एक बात अगर समझो, तो एम्पियर सर्किटल्स लॉ इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बायोट, मतलब एम्पियर सर्किटल्स लॉ इज आइडेंटिकल प्रोसेस ऑफ बायोट-सवर्ट्स लॉ. भाई बायोट-सवर्ट्स लॉ यूज करके आप क्या निकालते हो? मैग्नेटिक फील्ड. एम्पियर सर्किटल्स लॉ भी यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो. मतलब दिस इज द अल्टरनेट प्रोसेस. मतलब टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू डिफरेंट प्रोसेस. वन इज बायोट-सवर्ट्स लॉ एंड द अनदर वन इज एम्पियर सर्किटल्स लॉ. ये बात ऐसी ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैट याद करो. अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स याद आ रहा हो, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ kq/r², as well as electric field can be derived by using the Gauss's law. Do you remember that? Yes. गॉस लॉ से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना. तो मैं ये कह सकता हूं कि गॉस लॉ वाज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. इन द सिमिलर फैशन यहां पर जो आपका एम्पियर सर्किटल्स लॉ है, दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द बायोट-सवर्ट्स लॉ. बाय यूजिंग दिस आल्सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस वैसा ही है जैसा आपके गॉस लॉ का था. देयर विल बी वन डिफरेंस, बट मोर और लेस प्रोसेस इज सिमिलर. आपको कुछ कुछ गॉस लॉ याद आएगा. देखो गॉस लॉ, व्हेन वी यूज्ड टू अप्लाई द गॉस लॉ, वी यूज्ड टू टेक द गॉसियन सरफेस. वहां पर वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट द एरिया. गॉसियन सरफेस लेते थे ना. Yes, sir. मतलब इन अदर वर्ड्स हम एरिया की बात करते थे. वी यूज्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सरफेस, और ये सब तामझाम हम करते थे. यहां पर बस इंस्टेड ऑफ एरिया वी विल बी टेकिंग द लूप. यहां पर हम क्लोज सरफेस नहीं लेंगे, यहां पर हम क्लोज्ड लूप लेंगे. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हम क्लोज्ड सरफेस नहीं लेंगे, यहां पर हम क्लोज्ड लूप लेंगे. अब क्या है सर ये? चलो कैसे अप्लाई करते हैं, चलो देखते हैं. सर ये मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और मान लीजिए इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, and we are supposed to find the magnetic field at a distance of r from this wire. अब मैं एम्पियर्स लॉ लगाना चाहता हूं, तो बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझो. एम्पियर्स लॉ का सबसे पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि आप इस वायर को इनक्लोज कर दें. क्या कर दें? इनक्लोज. कैसे करें इनक्लोज? इन अ लूप. भाई जैसे वहां पर आप याद करोगे, चार्ज को आप या चार्ज्ड बॉडी को आप इनक्लोज करते थे बाय गॉसियन सरफेस. यहां पर आप कंडक्टिंग वायर को आप इनक्लोज करेंगे बाय एम्पीरियन लूप. नहीं आया? आया. मतलब टेक अ लूप अराउंड द वायर. अच्छा, इस लूप का शेप कुछ भी हो सकता है. लूप मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, राइट? तो इस लूप का शेप कुछ भी हो सकता है. पहले तो इस बात को समझो, इस लूप का शेप कुछ भी हो सकता है. ये ऐसा भी लूप हो सकता है. भाई इट शुड बी अ क्लोज वन. मतलब ये लूप ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, और ये वायर को इनक्लोज कर रहा हो. ये लूप सर्कुलर भी हो सकता है, या ये लूप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है. मतलब एम्पियर्स लॉ कहता क्या है कि यू शुड टेक अ लूप व्हिच इनक्लोजेस योर वायर फ्रॉम ऑल द साइड्स. तो वो लूप का शेप तो नहीं बोला गया, तो वी कैन टेक एनी शेप ऑफ आवर चॉइस. बट द प्रॉब्लम इससे आगे आएगी. जैसे आपको याद करो कि मैंने गॉसियन सरफेस में आपसे कहा था कि यू कैन टेक एनी शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस ऑफ योर चॉइस, but the problem would be कि you will not be able to integrate on any general shape due to lack of mathematics that we know. भाई एक पॉइंट चार्ज के अराउंड स्फीयर ही ड्रॉ किया जाए ऐसा तो गॉस ने नहीं बोला. उसके अराउंड आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते थे, क्यूब भी ड्रॉ कर लो तब भी वही बात होगी. बट वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व फॉर द क्यूब एज वी डोंट नो हाउ टू डील विद द वेरिएबल टू वेरिएबल क्वांटिटीज के. उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे वो हमें नहीं पता. इसी तरह से
हम लूप कोई सा भी ले सकते हैं, बट किसी भी जनरल लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर विल चेंज, और हर पॉइंट पे अगर चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा, और इस केस में हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे. Is it clear? The idea is clear or not? Tell me yes or no. Yes. So if this idea is clear, to tell me by your logic, okay, what should be the shape of the loop that we should take here to enclose this wire? What kind of loop should we take? नहीं नहीं, loop. I'm just talking about loop because cylinder अगर ले लिया तो वो तो एक closed surface हो गया ना. We have to take loop. Loop समझते हो? जैसे मतलब एक closed path. This closed path would be a circle. Did you understand why? सर पूरे वायर को इंक्लूड नहीं करना, फिर से बोलो, मैंने नहीं सुना. पूरे क्या नहीं वायर को करना? इंक्लूड नहीं करना. नहीं, पूरे वायर को नहीं, लूप में पूरा वायर कभी इनक्लोज हो सकता है क्या? लूप समझो ना, एक बैंड, रिस्ट बैंड समझ रहे हो? यू वियर सम काइंड ऑफ बैंड्स, राइट? यू वियर बैंगल्स, चूड़ियां, है ना? तो दैट इज अ लूप. does it encloses your hand completely from all the side, or it is just around some portion of your hand? Just Around the first Around some portion of your hand. So always remember that to enclose a body from all the side, you will need a closed surface. But here we don't have to take the surface, we just have to draw a loop. The loop will not enclose the whole body from all the side. Is it clear, beta? yes. Yes sir. है ना? लूप कैन बी ऑफ एनी शेप, सर्कुलर शेप हो या ट्रायंगुलर शेप हो, है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रायंगुलर प्लेट, मैं ये कह रहा हूँ शेप लूप का शेप ये भी हो सकता है, स्क्वायर भी शेप हो सकता है लूप का, ऐसे ऐसे ऐसे. इट्स अ लूप, इट्स अ क्लोज्ड लूप, इट इज ऑफ शेप स्क्वायर. ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, इस सर्कल क्यों लिया? व्हाई डिड वी चूज दिस सर्कुलर लूप? व्हाई वी डिडंट चूज एनी लूप ऑफ एनी अदर शेप? भाई ये सर्कुलर लूप ही क्यों लिया? To make the calculations easier. What? Pardon? Can you repeat? To make the calculations easier. To make? Calculation easier. Okay, calculation easier. But what sort of calculation you are talking about? Simple सा उसका आंसर बेटा ये है कि to make the magnetic field at every point to be same. Okay. है ना? देखो, ये इस बात को ऐसे समझो, अगर if you look on this from the top, जिसको आप top view कह सकते हो, तो this will be your circular loop and this will be the wire, and every point of this circular loop is at a same distance from the wire, and hence I can make a guess that magnetic field at every point will be same, because we know by the Biot-Savart's law that magnetic field is inversely proportional to r square, that is distance square. So if we take the distance at every point to be same, this means that magnetic field at every point on this loop would be same, and hence I can treat the magnetic field as constant quantity. Agreed? Yes, sir. So that is why we are taking a circular loop. ये इसका रीजन वही है जैसा आपको गॉस लॉ में बताया था. इन द गॉस लॉ हम गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक शेप का इसलिए लेते थे कि उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम सेम कंसीडर कर सके. यहाँ पर हम लूप सिमेट्रिक इसलिए लेंगे ताकि हम इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम कंसीडर कर सके. अच्छा सर, व्हाई डू वी नीड द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड? बिकॉज अगर हमें ये कांस्टेंट नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट. क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके. अब इस लूप में आप किसी भी, अब एक बात बताओ कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस स्ट्रेट वायर के ड्यू टू स्ट्रेट वायर, do you know the direction of magnetic field or not? What will be the direction of magnetic field due to this straight wire which carries a current in the upward direction? Will it be clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. याद करो, you place your thumb in the direction, you place your thumb of your right hand in the direction of current and then curl your fingers. ठीक है? तो the direction of the
finger will give you the direction of magnetic field, and because the fingers get curled in the anti-clockwise direction, this means that the magnetic field would be anti-clockwise. अच्छा, in अगर किसी cases में if you don't know in which direction the magnetic field would be, either it would be clockwise or anti-clockwise, then in that case you can proceed by assuming any of the direction. अगर मान लो कहीं पर आपको नहीं पता हो, जैसे मैं अभी आपको एक बात बताऊंगा कि कहीं पर अगर आपको नहीं पता हो कि इन विच डायरेक्शन दैट मैग्नेटिक फील्ड वुड बी, तो आप किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है. बट इफ यू नो कि इन विच डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल लाई, वेदर इट बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आप उस तरह से डायरेक्शन को अज्यूम कर लो. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सुन रहे हो मेरी बात? हाँ. अगर मैं इस लूप का कोई भी छोटा सा पोर्शन ले लूं, तो इस पॉइंट पे मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड टू दिस पॉइंट वुड बी टेंजेंशियल, और इस लूप का जो मैंने ये छोटा सा पोर्शन लिया है वो भी टेंजेंशियल है. मतलब क्या करना है, फिर से मेरी बात सुनो, एक लूप लेना है और उस लूप पे टेंजेंशियल एलिमेंट लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नहीं आया? यस. ठीक है. अगर वो टेंजेंशियल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू हमें देखना है. बट अगर मिल रहा है तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे. देखो मैंने क्या किया, लूप लिया, लूप पे एक टेंजेंशियल एलिमेंट लिया, और वो टेंजेंशियल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल होगी हर पॉइंट पर और आपका एलिमेंट भी टेंजेंशियल होगा हर पॉइंट पर. मैं बार बार बता चुका हूं कि सर्कल हो या कर्व हो, तो उस केस में अगर मैं आपसे कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का मतलब अगर किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे देखा जाए तो उस पॉइंट पे देखने के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो. The direction of tangent would be the direction of magnetic field. Is it clear? हाँ ना बोलो. Yes, sir. इसका मतलब angle between B and DL is equal to 0. अब एम्पियर्स लॉ कहता क्या है, इस बात को समझिए. ये सब तामझाम हमने कर लिया. सबसे पहले हमने लूप ले लिया. लूप भी कैसा लिया है, सिमेट्रिक लिया है. उस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख ली. हमने टेंजेंशियल एलिमेंट ले लिया और टेंजेंशियल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 0 है. तो ये पूरा कर लिया. तो एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं विद द लेंथ, इसी को लाइन इंटीग्रल कहते हैं. द इंटीग्रेशन ऑफ अ क्वांटिटी डन फॉर अ लेंथ या ओवर अ लेंथ, तो दैट इज कॉल्ड एज लाइन इंटीग्रल. इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं ओवर द होल लूप, तो ये हमेशा बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग और थ्रेडिंग थ्रू द लूप. मतलब ये जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब ये मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द होल लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप. एम्पियर्स के नाम से बना एम्पीरियन लूप, वहां पर गॉस के नाम से बन गया था गॉसियन सरफेस. एम्पीरियन लूप विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग और थ्रेडिंग, या तो पास करना कह सकते हो या थ्रेड करना कह सकते हो, थ्रेडिंग थ्रू द लूप. ठीक है, पासिंग और थ्रेडिंग थ्रू द लूप. इसको नोट करो, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा. सर करंट तो वायर में फ्लो कर रहा है ना. यस, करंट वायर में फ्लो कर रहा है, बट वायर कहाँ है, लूप के अंदर है, इसीलिए तो आपने उसको लूप के अंदर इनक्लोज करा है. तो जो करंट आपका वायर से फ्लो कर रहा है वही करंट तो लूप के थ्रू भी पास हो रहा है ना. मतलब लूप के थ्रू मतलब लूप के लेंथ के अलोंग नहीं, लूप को पेनिट्रेट करता हुआ, ऐसा समझो. अच्छा ओके. लिख लिया सर. ओके, लूप को पेनिट्रेट करना है, तो ये सब लिख लिया. तो अब मेरी बात सुनिए. अब मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव करके भी बताऊंगा, बट उससे पहले मेरी एक बात सुनिए. अगर मान लीजिए इंस्टेड ऑफ दिस वन वायर, इफ वी हैव मोर देन वन वायर, फॉर एग्जांपल एक वायर है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, एंड ऑल ऑफ दिस वायर आई एम टेकिंग इनफिनिटली लॉन्ग वायर. ठीक है, एक वायर है इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसी तरह से एक वायर और ले लिया मैंने, इसमें करंट I3 फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ इस तरह से, और आपसे बोला गया कि इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इस पॉइंट पे। अब अगर मैं इस पॉइंट पे, मेरी बात समझना, दीज वायर्स आर वेरी क्लोज, मतलब इन वायर्स के बीच का सेपरेशन आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वायर्स, फ्रॉम वायर 1 2 3 ऑल द वायर्स हम सेम मान लें। ये मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि मतलब ये 1 2 3 जो ये तीनों वायर्स हैं, इनसे ये जो पॉइंट है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है वो इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, ऐसा आप अस्यूम कर लो। तो मुझे एक बात बताओ, इस केस में हम अगर लूप लेते हैं, इफ वी टेक एनी लूप, तो इस केस में एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने लूप ले लिया, सर्कुलर लूप, ऐसा कुछ लूप ले लिया, इस पे एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो हम यही तो लिखेंगे बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट यहाँ पर आई की वैल्यू क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? व्हाट विल बी द I1 वैल्यू ऑफ आई? minus I2. सिर्फ आई वन? I1 आई, plus I3 हाँ, minus I. वेरी गुड। मतलब i1 प्लस i2 या i1 माइनस ऑफ i2 प्लस i3, यही तो लिखेंगे आप। बट एक बात समझिए, ये आप ऐसे लिख रहे हो ना, i1 माइनस ऑफ i2 प्लस ऑफ i3, बट इस बात को समझो, ये कब किसको माइनस लेंगे या कब किसको प्लस लेंगे, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से। देखो, अगर मैं लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर लेता हूं, ऐसे, इफ आई टेक दिस टू बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे एक बात बताओ कि वायर में करंट अपवर्ड फ्लो करेगा या डाउनवर्ड फ्लो करेगा? कैसे फ्लो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है? Upward. फॉर अपवर्ड। तो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज लिया, इसका मतलब है कि, इसका मतलब है मैं अज्यूम कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग दैट कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड करंट के, ड्यू टू अपवर्ड करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है। मतलब मैंने किसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड माना है? मैंने i1 और i2 के करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड माना है। तो मैं जिस करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम करूंगा, उस करंट को तो पॉजिटिव लूंगा, दूसरे को नेगेटिव लूंगा। नहीं आया? Yes. अब अगर इसी में उल्टा कर दूं, मैं इसी में अगर मैं ये बात उल्टी कर दूं कि यहां से ऐसे कर दूं, भाई ये ऐसे मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मान लो मैं दूसरे तरीके से आप ऐसे समझाऊं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। नाउ टेल मी कि अब किस करंट की डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड माना है? I2. I2. तो this time I2 will be taken as positive and I1 and I3 will be considered as negative. मतलब इस केस में अगर हम लिखेंगे B dash DL, obviously तो इसको हम लिखेंगे mu naught. I1 will be written as minus of I1 plus of I2 minus of I3. This will be the result. तो करंट का पॉजिटिव या नेगेटिव होना इस बात पर डिपेंड करता है कि इन विच डायरेक्शन यू आर कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? Yes. ओके, तो खैर ये याद रखिएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हमने पहले भी ड्राइव किया था यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब वही मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड मैं निकालना चाहता हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ r यूजिंग एम्पियर्स लॉ। और मैंने कहा कि ये दोनों लॉज एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। तो जो आंसर मुझे इससे आना चाहिए वही आंसर जो उससे आया था, वही आंसर इससे भी आना चाहिए। सारा तरीका वही। आपने लूप ले लिया, लूप कैसा लिया बेटा? लूप का Circular. शेप क्या है? सर्कुलर। क्यों लिया वो भी रीजन आपको पता है। अब इस पे आप कोई भी एक डायरेक्शन अज्यूम कर ले मैग्नेटिक फील्ड की। मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं स्मॉल एलिमेंट लूंगा तो वो एलिमेंट टेंजेंशियल एलिमेंट होगा dl, और मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल होगा उस पॉइंट पे b। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0। हाँ ना बोलो? Yes, sir. वेरी गुड। तो आप लिखेंगे बी डी एल, एंगल 0 है तो cos 0 लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा बेटा एक बात बता, हमने सर्कुलर लूप लिया ही इसलिए है ताकि इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आए, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. सर्कुलर लूप हमने लिया ही इसलिए है कि ताकि इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आए। तो इस b को मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। आई विल इंटीग्रेट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हु विल टेल मी व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ dl? L. 2 pi pi r. r. Obviously it would be L, and L would be equal to 2 pi r without any doubt, and this is equal to mu naught I. So magnetic field would be equal to mu naught I divided by 2 pi r. आ गया आंसर? और याद करो, the same you have studied earlier also by using the Biot-Savart's law, you got the same result.
डन? Yes, sir. ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट लिखो प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये तो मैंने एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन बताया कि दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस एम्पियर्स लॉ फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। जो उसका स्टेटमेंट है उसका एप्लीकेशन ये बताया। नाउ वी मूव टू द प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ, क्योंकि अगर आपको एम्पियर्स लॉ पूछा जाएगा तो आपको स्टेटमेंट के साथ साथ उसका प्रूफ भी पूछा जाएगा, मतलब वो डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स। अगर आपको 1 मार्क का पूछा गया है तो यू विल जस्ट राइट द डेफिनेशन। अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है तो यू विल राइट द डेफिनेशन एज वेल एज यू विल प्रूव दैट एम्पियर्स लॉ। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मैं प्रूव कर रहा हूं, तो देखो फिर से for that purpose also again you will take the infinitely long wire, assume this has to be your infinitely long wire, और ये आप फिर से सर्कुलर लूप ले लीजिए। ये आप मान लीजिए R, ठीक है, ये करंट I, ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर। अब देखो जब हमने एप्लीकेशन दिखाया आपको, जब व्हेन आई एक्सप्लेन्ड यू द एप्लीकेशन, तो उसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड किया ना एप्लीकेशंस में। अब जब मैं प्रूफ कर रहा हूं तो आई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कि हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये होता है फॉर्मूला, ये हमें मालूम है एंड आई विल यूज दिस। तो कैसे यूज करेंगे, चलो देखते हैं। हमें बोला गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बीडीएल करो फॉर द होल लूप। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या लिखूंगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इनटू डीएल, ये तो लिखूंगा। Yes. If you look at this, so you will find that everything is constant except dl, means you need to integrate only dl. और dl क्या है ये आपको मालूम है कि dl is the small portion that you have chosen टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो 0 है, मतलब थीटा इज 0। तो who will tell me what is the value of the integration of dl? What will be its value? L by R. L, and obviously that L will be equal to 2 pi r. This 2 pi r and this 2 pi r get cancelled out, so we finally get mu naught I or not? Yes, sir. मतलब we started with this and finally we landed on this. इसका मतलब है कि integration of B dl is nothing but mu naught I. This is the proof of Ampere's circuital law. Done, sir. Okay, moving on. अब देखो ये तो हो गया एम्पियर्स लॉ, आपको बात समझ में आ गई। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन विच इज गिवन एज एन एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ योर एनसीईआरटी, उस पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद फिर हम सोलेनॉइड पर डिस्कशन करेंगे वेयर यू हैव टू अप्लाई द एम्पियर्स लॉ। दैट वुड बी द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, बट बिफोर दैट वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इट इज द एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, एंड ये अच्छा सवाल है इसलिए मैं करा रहा हूं आपको, और ये अच्छा सा यूज है ऑफ एम्पियर सर्किटल्स लॉ। क्वेश्चन ऐसे कि सर आपसे ये बोला गया दिस इज अ सिलिंड्रिकल वायर, ये एक सिलिंड्रिकल इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, ये इनफिनिटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है। ठीक है, याद रखिएगा इनफिनिटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है, और इस सिलिंड्रिकल वायर का आपको रेडियस गिवन है। इसका मतलब है कि आप, अच्छा आपकी जो वायर होती है ना, जनरली जो भी वायर आपने देखा होगा घर के अंदर, वायर जो देखा है वो भी सिलिंड्रिकल ही होती है। बट जब हम वो वायर कंसीडर करते हैं तो वी डोंट कंसीडर इट्स एरिया, बिकॉज वो वायर बहुत पतली होती है ना, क्योंकि उसका रेडियस नेग्लिजिबल होता है, पतली सी वायर। बट ये जो वायर मैं ले रहा हूं उसका रेडियस नेग्लिजिबल नहीं है। क्वेश्चन में मेंशन किया जा रहा है कि इसका रेडियस आर है। इट्स अ इनफिनिटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर हैविंग अ रेडियस ऑफ आर। क्लियर? And the total current which is flowing through the whole wire is I. ये टोटल करंट I है, पूरे वायर के थ्रू है। आप इस बात को समझो, जैसे अगर मैं कोई ट्यूब ले लूं और उसमें से वाटर फ्लो कराऊं, तो ट्यूब अगर मान लीजिए ट्यूब मोटा सा ट्यूब है अगर, तो ऐसा थोड़ी है कि इतनी से पोर्शन से पानी फ्लो करेगा, पानी पूरे पोर्शन से फ्लो करेगा। तो द सेम इज हैपनिंग हियर, मतलब करंट पूरे पोर्शन ऑफ द सिलेंडर के थ्रू या सिलिंड्रिकल वायर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I। वो करंट की वैल्यू या उस करंट की वैल्यू I है। क्लियर हो गई बात? अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफिनिटली
long cylindrical wire at point whose distance from center is small r provided पहला small r is greater than capital R, दूसरा small r is equal to capital R and तीसरा small r is less than capital R। मतलब कोई जनरल पॉइंट मैंने बोला है जिसका डिस्टेंस आपको स्मॉल r ही मानना है, बट वो जनरल पॉइंट तीन अलग अलग पोजीशंस पे होगा जो आपको बताया गया है कि ये जो आपका पहली बार जो आप ये पॉइंट मानेंगे दैट वुड बी एट अ पॉइंट ग्रेटर देन r का मतलब आउटसाइड द वायर ऑफ कोर्स। दूसरी बार small r becomes equal to capital R मतलब exactly at the surface of the wire and तीसरी बार small r is less than that of capital R, that means inside the wire। डन। क्वेश्चन नोट कर लो तो बता दीजिएगा। Done. Okay, let's solve this one by one। First case, when a small r is greater than that of capital R, that is the distance of the point at which you have to find out the magnetic field, that point is somewhere here। यही तो होगा, मतलब इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r कहूंगा ना, सेंटर से ही आपको ये स्मॉल r मेजर करना है। क्लियर है? और ये ग्रेटर देन कैपिटल R है, इसका मतलब है कि बाहरी तो लाई करेगा। टेल मी यस और नो। Yes, sir. अच्छा बेटे, अगर आप यहाँ पर कोई सर्कुलर लूप लेंगे, ये यहाँ पर अगर लूप ड्रॉ करेंगे टू अप्लाई द एम्पियर्स लॉ, तो ये लूप तो अगेन इट वुड बी सर्कुलर, ये लूप फिर से सर्कुलर आएगा। और इस सर्कुलर लूप के लिए अगर आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई करोगे तो आप कोई भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान लो, और उस केस में आप टेंजेंशियल एलिमेंट ले लो और इसी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो, तो फिर से थीटा की वैल्यू 0। तो पहला केस फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ध्यान से देखिए, आप सिंपली यूज कर सकते हैं बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। हमने जो अरेंजमेंट लिया है या जो लूप लिया है उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, तो B can be treated as constant, you will integrate dl is equal to mu naught times of total current which is I, और पूरे लूप से जो टोटल करंट पास हो रहा है वो उतना ही है जितना वायर से पास हो रहा है। तो B into 2 pi into a small r, because dl मतलब लाइन इंटीग्रल आप किस पे ले रहे हो, लूप पे, और लूप का रेडियस स्मॉल r है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 pi r। इज इट करेक्ट? टेल मी यस और नो। Yes, sir. नोट करो। अच्छा, इसी को आप अगर ये मान लीजिए स्मॉल r बिकम्स इक्वल टू कैपिटल R, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी में आप लिख सकते हो, वैसे ही करेंगे आप, सिमिलर वे से करेंगे, बट स्मॉल r बस रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल R से, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 2 pi r। ठीक है, इफ यू आर एट द सरफेस तो यू कैन रिप्लेस द स्मॉल r बाय कैपिटल R, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 pi इनटू कैपिटल R। यहां तक नोट करिए, तो मैं थर्ड केस पे आता हूं। Done. Okay, moving on to the last part of this question। मुझे ये बताओ कि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, the last one is small r is less than capital R। Tell me where that point will lie। Will it lie on the surface or inside the cylindrical wire or outside the cylindrical wire?
The third Inside. case, inside of course, for a small r less than capital R. इसका मतलब है कि मैं अगर ये सेंटर से यहां पर दिखा देता हूं सर्कुलर लूप, कि अगर मैं सेंटर से बात कर रहा हूं तो ये कहीं पर यहां पर होगा स्मॉल r, दैट हैज टू बी लेस देन दैट ऑफ कैपिटल R. तो यहां पर अगर आप लूप लेंगे तो ये. अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो एक बात बताओ सर, टेल मी वन थिंग, क्या जितना करंट पूरे वायर से पास हो रहा है, क्या सेम करंट इज पासिंग थ्रू हियर No, sir. और इट इज लेस? ऑफ कोर्स इट इज Less. लेस, राइट? तो पहले तो हम इसके थ्रू करंट निकालेंगे. लेट मी कॉल दिस करंट एज I डैश. तो हमें पता है कि पूरा जो ये एरिया है ना, पूरा ये एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, इसमें जो करंट पास कर रहा है वो I है. तो करंट थ्रू यूनिट एरिया वुड बी इक्वल टू कितना? तो करंट, अगर यूनिट एरिया से करंट हम देखें तो I डिवाइडेड बाय पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर लिख सकते हैं. Yes. तो करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर, ये जो हमारा एरिया होगा, ये वाला will be equal to what? I pi r square into pi into small r square, pi and pi cancels out. तो I dash जो हमने माना था उसकी वैल्यू हो गई I into small r square divided by capital R square. समझे? दिस इज द डिफरेंस. अब आप एम्पियर्स लॉ लगा दो. अब आप फिर से लिख सकते हो B, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2 pi r is equal to mu naught times of I dash. Did you understand? तो B into 2 pi r will be equal to mu naught into I r square divided by capital R square. क्लियर है? Yes. One R cancels out by another R. तो आपका जो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I into R divided by 2 pi into capital R square. ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. Done, sir. सुनो, इसमें एक बात, इसका ग्राफ भी आपसे पूछा जाता है. तो लिसन टू द ग्राफ, हाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ, जस्ट ट्राई टू लिसन दैट. सर एक बात बताओ कि व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, अगर आप सेंटर पे ना, एट सेंटर ऑफ वायर, अगर आप सेंटर ऑफ वायर पे हैं, सेंटर ऑफ वायर, तो मैं ये कह सकता हूं कि स्मॉल r विल बिकम इक्वल टू 0. तो इस फॉर्मूले में अगर स्मॉल r 0 रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा. टेल मी यस और नो. Yes, sir. अगर आप देखें फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, अगर मैं सेंटर से चलना शुरू करूं, इफ आई स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द सरफेस, तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू दिस स्मॉल r. मतलब जितना आप डिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी. एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियरली रिलेटेड. ठीक है? आफ्टर द सरफेस या आउटसाइड द सरफेस, आप ये कह सकते हैं आउटसाइड द सरफेस. अब फॉर्मूला देखिए अभी जो हमने ड्राइव किया है, आउटसाइड द सरफेस. अगर इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ द सरफेस तो B बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. देखो आप, जो सबसे पहला फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच यू ड्राइव्ड, वो फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आया है या नहीं आया? देखो. Yes, sir. इसका मतलब इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ देखो कैसे होगा. भाई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ ले रहे हैं. तो द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज पहले आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r से. उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी. तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और इस पॉइंट पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. दिस इज द ग्राफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस स्मॉल r. मतलब डिस्टेंस के साथ दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस. इज इट क्लियर? ड्रॉ दिस ग्राफ. पहले ग्राफ is a straight line. As you go outside the wire, the graph will become rectangular hyperbola because it becomes inversely proportional to R square.
हो गया? हो गया सर। ओके गुड। तो यहीं तक रहने दो आज, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। ठीक है? सर कल हाँ बोलो। B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा कि 1/r स्क्वायर होगा सर? What was there? Was it inversely proportional? What we are getting in the formula? That would be Do not- a small r. Sorry, not r square. It would be r only. Mu naught I divided by 2 pi r, right? Yes. So it will not be a square. It will